नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बातें करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 होगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग हिस्ट्री ऑप्शनल की नहीं, बाकी जितना भी मेंस का सब्जेक्ट है उसका बारी बारी से यहाँ पे आंसर राइटिंग कराया जाता है। और आंसर राइटिंग कराने का प्रक्रिया बिल्कुल सरल होता है। किस तरीके से आप एक शानदार सिनॉप्सिस के माध्यम से, बिल्कुल यहाँ पे रट के नहीं बल्कि एक एनालिटिकल अप्रोच के माध्यम से, एक विश्लेषण क्षमता के माध्यम से यहाँ पे आसानी से आप आंसर राइटिंग को सीख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं कौन सा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ पूरी की पूरी आप लोग ध्यान रखिएगा, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोई भी क्यूरी है तो यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं आज का प्रश्न का। और देखिए जो भी प्रश्न है यहाँ पे खासकर हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके बिल्कुल ही हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर सिस्टमेटिक ढंग से चलिए। तो देखिए अभी 10 प्रश्न है, अगर आप प्ले लिस्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें बिल्कुल ही आपको एक एक टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का जो प्रश्न है आईएएस में पूछा गया है कि मेटरनिक पद्धति क्या थी, क्या मेटरनिक के द्वारा दिया गया संविधान उचित था, अगर नहीं तो उचित समाधान यहाँ पे क्या होता। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। वो पूछ रहा है कि मेटरनिक पद्धति क्या थी। इसको एक भाग में आप बांट सकते हैं। अब मेटरनिक पद्धति क्या थी उसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आखिर मेटरनिक पद्धति ठीक है किस तरीके से यूरोप में क्या जो भी परिवर्तन था, जो भी बदलाव था उसको रोकने का प्रयास क्या किया, इसके क्या क्या यहाँ पे उद्देश्य हो सकते थे, क्या उसकी मान्यताएं थी, एक अवधारणा थी। दूसरा कह रहा है कि क्या मेटरनिक के द्वारा दिया गया संविधान उचित था। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, इसका मतलब कि कौन सा समाधान दिया हुआ था मेटरनिक, इसको आपको बताना है। क्या वो समाधान सही था। अब पूछ रहा है कि अगर नहीं तो उचित समाधान क्या होता। इसका मतलब कि ये जो है, जो प्रश्न का जो सेकेंड या थर्ड जो पार्ट है, बिल्कुल ही आपने किस तरीके से बिना कांग्रेस को उस मेटरनिक व्यवस्था को पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो यहीं से आपको एक विश्लेषणात्मक जो क्षमता की जो ज़रूरत होती है, बिल्कुल आपसे पूछ रहा है कि उचित समाधान यहाँ पे क्या होता। तो मेरे साथ बने रहिए। और चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका सिनॉप्सिस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो सिनॉप्सिस में 3 पार्ट है, इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इंट्रो पार्ट का, तो आपको भूमिका बताना है और उस भूमिका में यहाँ पे मेटरनिक पद्धति को बताना है। लेकिन इसके साथ साथ मेटरनिक पद्धति में अगर थोड़ा सा और भी चीज़ों को जोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आखिर इस पद्धति का उद्देश्य क्या था, इसकी मान्यताएँ क्या थी। अब मान्यता का मतलब अवधारणा है, एक परसेप्शन के रूप में भी आप समझ सकते हैं। हर किसी का अपना अपना ठीक है परसेप्शन होता है किसी भी चीज़ के दृष्टिकोण को लेके। तो वैसे ही मेटरनिक का क्या था उसको आप यहाँ पे बता दें। और तीसरा पूछ रहा है कि क्या उचित समाधान था। अब इस उचित समाधान को और उचित समाधान क्या होता, पूरा का पूरा आपको एक मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन इन द सेंस कि जो मेटरनिक के द्वारा उचित समाधान जो ठीक है उस समय दिया गया उसका मूल्यांकन करेंगे तो एक निगेटिव वे में करेंगे कि भाई वो बिल्कुल उचित समाधान नहीं था। अब आपको जो अपना अप्रोच जो इस पर शामिल करना है एक उचित समाधान के तौर पे, उसका भी आपको दिखाना है कुछ पहलुओं को कि किस तरीके से ऑस्ट्रियाई जो व्यवस्था थी, यूरोप की व्यवस्था थी, बिल्कुल टूटने से बच सकती थी। यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और लास्ट में फिर एक दमदार निष्कर्ष के माध्यम से आपको इसका आंसर कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मेरे शब्दों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो यही है मेटरनिक, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए मेटरनिक को थोड़ा देखने से पहले हमें यूरोप में परिवर्तन के दौर को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ पे पुनर्जागरण का दौर आया, प्रबोधन काल का दौर आया, किस तरीके से अमेरिकी क्रांति हो गई और फिर उसका मिला जुला जो प्रभाव हमें देखने के लिए मिला वो देखने मिला हमें फ्रांस की क्रांति में। और फ्रांस की क्रांति में अब जो भी देखिए नारे लगे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के, एक से एक जो मिडिल क्लास के जो विचारक आए, फाइनली उस क्रांति के माध्यम से अगर देखा जाए तो नेपोलियन का उदय हो गया। और नेपोलियन ने अब देखिए पूरा का पूरा जो अब सम्मिलित जो प्रभाव दिखाई दे रहा है पुनर्जागरण से लेके नेपोलियन तक, एक जो विचारधारा है बड़ी तेजी से जो फैलती गई, उसको आप मध्य वर्ग की विचारधारा भी कह सकते हैं। और यही जो मध्यवर्गीय जो विचारधारा है आगे कहीं न कहीं एक राष्ट्रवाद का भी रूप ले लेगा। इसका मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं
कि नेपोलियन ने पूरी तरीके से राष्ट्रवाद को मोटिवेट कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया। अब इस राष्ट्रवाद से देखिए हो क्या रहा है, तो जहाँ जहाँ लोग होशियार हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मध्य वर्ग का विकास हो रहा है, वैसे लोगों को लग रहा है कि हमें इस पुरातन व्यवस्था से हमें अलग होना चाहिए, या फिर हमें इस पुरातन व्यवस्था को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज करना चाहिए, बदलना चाहिए। समाज बिल्कुल यहाँ पे बट चुका है। इसी चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें और वहाँ उग्र रूप से सामने आने लगी, खासकर जहाँ पे बहुत अधिक डाइवर्सिटी थी, विभिन्न नस्ल समूह भाषा भाषी के लोग थे, वो लोग बिल्कुल यहाँ पे उग्र रूप पूरी तरीके से धारण करने लगे। अब उसी समय जब देखेंगे 1815 में जब नेपोलियन का पतन हो जाएगा, तो बीना कांग्रेस आएगा, कंसल्ट ऑफ यूरोप आप कह सकते हैं, और साथ में ये जो ऑस्ट्रिया का पुलिस मैन या फिर यूरोप का पुलिस मैन के रूप में अब ये जो मेटरनिक आएगा, बिल्कुल वो उस पुरातन व्यवस्था को बचाना चाहेगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि पुरातन व्यवस्था को बचाना चाह रहा है, इसका मतलब कि प्रगतिशीलता को, इतिहास का धारा को ये रोकने का यहाँ पे प्रयास करेगा। तो इसी संदर्भ में आप, ठीक है, ये जो भूमिका है आपको इस समझाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे बता दिया गया। बिल्कुल एक अनुदारवादी व्यक्ति था मेटरनिक, अर्थात किसी भी प्रकार के परिवर्तन को ये करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे तैयार नहीं था। ये चाह रहा था कि पहले जो व्यवस्था चल रही थी, फ्रांस की क्रांति के पहले जो व्यवस्था चल रही थी, जो भी यूरोप में चेंज हुआ वो व्यवस्था चल रही थी, हमें पुनः उस चीज़ को पीछे लेके जाना है। अर्थात ये वही चीज़ है, जब इस समय हो गया, जो भी समय हो रहा है अभी, अब चाह रहे हैं कि नहीं इसको 1 घंटा पीछे ले जाए, 1 साल पीछे ले जाएं, तो क्या टाइम मशीन तो है नहीं यहाँ पे, आप ले जाके नहीं सकते हैं। इतिहास की धारा को फाइनली ये मोड़ने का प्रयास किया था। अब देखिए हम लोग बात करते हैं बॉडी लाइन में, अर्थात जो प्रश्न का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग चलिए आप कि इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका जो उद्देश्य था कि फ्रांस से पूर्व की यूरोपीय व्यवस्था की ओर लौटाना, कि जो भी फ्रांस से पहले जिस तरीके से था यूरोप की सीमा लाइन, उसको भाई उसी स्टेज में लेके जाना। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि देखिए जो बाउंड्री है ये तो इंसान ने अपने अनुसार बना लिया है, लेकिन अगर किसी भी प्रगतिशील विचारधाराओं का जन्म हो रहा है तो क्या किसी के अंदर आप तो रोक नहीं सकते हैं। एक बार अगर उस चीज़ को ज्ञान मिल गया, उसको शिक्षा मिल गया, तो क्या उसको पुनः आप ले सकते हैं, सोचना है यहाँ पे। दूसरा है फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रवाद एवं प्रजातांत्रिक विचारधाराओं को कुचलना। ये वही विचारधारा है, बिल्कुल यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रगतिशील विचारधारा है। यूरोपीय राजनीति में ऑस्ट्रियाई हितों की यहाँ पे रक्षा करना। 3 ऐसे जो पॉइंट थे जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये पूरी तरीके से मेटरनिक का उद्देश्य था कि हर हाल में इस चीज़ को यहाँ पे बहाल करना ही करना है। अब यहाँ पे जो उसकी अवधारणा थी, आखिर इस तरह का उद्देश्य, इस तरह का परसेप्शन वो क्यों रख रहा है, तो इसके पीछे ठीक है कुछ कारण है। जैसे कि नंबर 1, न्यूटनवादी संतुलन में विश्वास रखता था। उसका यही मानना था कि जो भी जो ग्रह है किस तरीके से, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्थिति बनती है कि सेंटर में सूर्य है, जो भी 8 ग्रह है उसकी परिक्रमा करते हैं बिल्कुल एक बैलेंस अप्रोच में, तो वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए। और अपने आप को अर्थात ऑस्ट्रिया केंद्र में है, तो इसका मतलब कि ऑस्ट्रिया संतुलन मतलब शक्ति संतुलन के लिए बिल्कुल यहाँ पे केंद्र में है, बाकी सारे लोग ठीक है इसी के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमेंगे। इसका मतलब बैलेंस ऑफ पावर जिस तरीके से ठीक है सन के पास है, वैसे ही यहाँ पे ऑस्ट्रिया के पास होनी चाहिए। दूसरा है यहाँ पे कहीं भी क्रांति और आर्थिक सामाजिक कारणों से नहीं होती। देखिए कितना नैरो माइंड है ये, कि कह रहा है क्रांति जो है कहीं भी आर्थिक सामाजिक ये कारणों से होती नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में किसी साम्राज्य में षड्यंत्र कर दिया जाता है, जिसके वजह से लोग उग्र हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। तीसरा बोल रहा है वैधता के सिद्धांत, लेजिटिमेसी की ये बात कर रहा है कि सदियों से परंपरा मैंने सदियों पुरानी जो व्यवस्था जो आ रही है वे वैध है, राजघराना वैध है, कुलीन लोग वैध है, पादरी लोग वैध है। तो जिस तरीके की व्यवस्था चल रहा है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आपसी संघर्ष एवं युद्ध को यहाँ पे पूरी तरीके से रोकना होगा। बोला कि जहाँ कहीं भी क्रांति हो रही है, इसका मतलब कि पूरे यूरोप में जो भी राजघराना है मिलजुल के अगर उस क्रांति को दबा देंगे, उस युद्ध को रोक देंगे, तो प्रगतिशील विचारधाराओं का जन्म ही नहीं होगा। तो कुछ इस तरह का इसका ठीक है परसेप्शन था। अब इसी को यहाँ पे लागू करने के लिए अब देखिए उसकी जो अवधारणाएं हैं, यही बातें हैं यहाँ पे ठीक है मिलजुल कर उसको दबा दिया जाए। अब देखिए इसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। अब बात कर रहे हैं हम लोग उचित समाधान का, लेकिन उचित समाधान को
ठीक है, देखते देखते हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या वो लागू कर रहा है, कौन कौन सी नीतियों को ला रहा है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे निश्चय ही देखिए मेटरनिक का समाधान कहा जा रहा है, उचित समाधान नहीं था। सैन्य शक्ति के बल पर यूरोप में परिवर्तन तथा क्रांति को यहाँ पे रोका नहीं जा सकता है, अर्थात इतिहास की धारा को किसी भी कीमत पे पीछे लौटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए यूरोप में समय समय पर विद्रोह तथा क्रांति होती रही, जैसे 1820 में यहाँ पे होगा, 1820-22 में यूनान का विद्रोह हो जाएगा, 1830 का विद्रोह हो जाएगा, 1848 का विद्रोह हो जाएगा। तो ये सारे विद्रोह के माध्यम से इंस्टॉलमेंट में ही, मतलब परत दर परत यूरोप में जो भी पुरातन व्यवस्था थी वो टूटती रही और इतनी टूट गई कि 1848 में स्वयं ही ऑस्ट्रिया में जब विद्रोह होगा वहाँ पे, तो बेचारे इस मेटरनिक को देश छोड़ के भागे जाए, ठीक है, जाके ब्रिटेन में जाके इंग्लैंड में जाके शरण लेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रिया के संदर्भ में मेटरनिक का समाधान बिल्कुल ही यहाँ पे अवैज्ञानिक था, किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक यहाँ पे नहीं था। देखिए उसने और भी क्या किया। ये है उस समय ऑस्ट्रियाई जो एम्पायर आप देख पा रहे हैं, यही जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया उसमें हुआ करता था। वह ऑस्ट्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए उसको लगता था कि आपस में, ठीक है, वही डिवाइड एंड कन्क्वर का जो कंसेप्ट है, फूट डालो राज करो की नीति, जैसे कि अंग्रेजों ने डाला भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच, वैसे ही वो क्या कर रहा है कि विभिन्न जातियों के बीच, जैसे वहाँ पे दो बहुत ही फेमस जो जाति के लोग थे, मग्यार थे और दूसरा स्लाव जनजाति के लोग थे ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों में। तो मग्यार में क्या करता था कि स्लाव वाले सैनिकों को भेज देता था, स्लाव वाले क्षेत्रों में मग्यार वाले सैनिकों को भेज देता था, अर्थात कि लोग अपने मूल जो दुश्मन को पहुँच ही, मतलब लोग समझ ही नहीं पाए। जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो कैसे किसान थे, भारत के किसान अंग्रेजों का अपना मूल दुश्मन, ठीक है, बहुत बाद में समझे। शुरू में तो उनको लगता था कि भाई जो शोषण हो रहा है इन जमींदारों के द्वारा किया जा रहा है हमारा शोषण, अर्थात उनको लगता था कि अंग्रेज लोग सब ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए कितना दूर दृष्टिकोण अपनाते हुए आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहा है कि लोग आपस में लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, तो हमारी जो व्यवस्थाएं चलते रहेगी, हम जिस तरीके से इनको यूज करना चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। कुल मिला के ये सारी बातें थी, लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, समाधान प्रस्तुत करना है कि आपके अवलोकन में यहाँ पे क्या हो सकता था। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ तक उचित समाधान का सवाल था, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आंसर राइटिंग जरूरत होती है जो बाकी लोगों के कॉपी से आपका कॉपी को बिल्कुल डिफरेंट कर देगा। जहाँ तक उचित समाधान का सवाल था, तो उचित समाधान होता कि पुराने को नए यूरोप से जोड़ना, अर्थात जो परिवर्तन हो गया है उसको तो पीछे भेजा नहीं जा सकता है, अर्थात जो पुरानी व्यवस्था है उसको नई व्यवस्था से भाई जोड़ दिया जाए, और अर्थात पुरातन व्यवस्था में नवीन परिवर्तन के लिए स्थान बनाना। लेकिन मेटरनिक चूंकि बिल्कुल ही अपने प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण इस दिशा में यहाँ पे कार्य नहीं कर सका, बिल्कुल वो अनुदारवादी था, किसी भी प्रकार के चेंज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं यहाँ पे था। लेकिन अब यहाँ से अगर हम लोगों से पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि भाई तुम इसको कैसे मैनेज कर सकते थे, तो हम बोलेंगे कि देखिए ऑस्ट्रिया में क्या कर सकते थे, तो एक शानदार संघीय व्यवस्था को अपना सकते थे, और सिर्फ ऑस्ट्रिया में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ लोगों की डिमांड थी, तो बोले कि भाई तुम अलग क्यों होना चाहते हो, ऐसा करो कि एक संघीय व्यवस्था के तहत इसको पूरी तरीके से लागू करो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, एक मजबूत सरकार का गठन होगा, बाकी कोई, ठीक है, विदेशी शक्ति, बाह्य शक्ति किसी भी प्रकार का देखो अतिक्रमण नहीं करेगी, रिसोर्स जितना सारा मौजूद रहेगा, तो कुल मिला के लोगों का यहाँ पे कल्याण होगा, सबकी ज़रूरतें पूरी होगी, सबकी आवश्यकताएं पूरी होगी। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था, ये बहुत ही की टर्म में ध्यान रखिएगा, संघीय व्यवस्था को अपना सकता था, और जिससे राष्ट्र की अखंडता, क्षेत्रीय स्वायत्तता में पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे सामंजस्य लाया जा सकता था। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि जब अमेरिकी क्रांति हुई, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो देखिए 13 कॉलोनियों के द्वारा उस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया गया था। लेकिन क्या हुआ था, अगर उस समय एक से एक, ठीक है, अगर नेता नहीं हुए होते, सोचिए उस समय, ठीक है, एक से एक उस समय नेताओं के द्वारा इस चीज़ को सामने लाया गया था। देखो 13 के 13 लोग, अगर फिर से हम लोग सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो फिर कोई विदेशी शक्ति आएगी और हमको अपना उपनिवेश बना ली। इसीलिए अगर एक मजबूत क्षेत्र का गठन करना, एक मजबूत देश का गठन करना है, तो भाई साथ में आके मिल के हमें कार्य करना होगा, अर्थात एक संघीय व्यवस्था को बनाना होगा। और अमेरिका वासियों ने यही किया है कि एक संविधान के माध्यम से एक संघीय व्यवस्था का निर्माण किया। और देखिए
कितना बड़ा एक मजबूत शक्ति के रूप में वो देश कितना आगे निकल पड़ा आज, ठीक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो एक शानदार विकल्प यहाँ पे हो सकता था। अब आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में देखिए अब बिल्कुल यहाँ पे सिंपल है। आप बता दीजिए कि मेटरनिक की नीति ने देखिए शीघ्र ही कंसल्ट ऑफ यूरोप में जो भी यूरोप के बड़े बड़े जो देश थे उनके अंदर दरार डाल दी। दरार डालने का कारण क्या होता है, अब इस चीज़ को समझना होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग विचारधाराओं की। विचारधाराओं में मैच ही नहीं खा रहा था। एक तरफ जहाँ रसिया था, ऑस्ट्रिया था, यहाँ पे चूंकि बहुभाषा भाषी के लोग थे, बहुनस्लीय लोग थे, तो वैसे लोग किसी भी कीमत पे परिवर्तन नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत परिवर्तनों के प्रति यहाँ पे ये लोग थोड़ा बहुत विमुख चाहता था। क्योंकि ब्रिटेन में पता है कि आप लोगों को गौरवपूर्ण क्रांति की बात कर ले हम लोग, उसके बाद से संसद की शक्ति वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लग गई, राजतंत्रात्मक व्यवस्था पे कमजोर होने लगी। फ्रांस में भी वही हुआ। फ्रांस की क्रांति के माध्यम से एक मिडिल वर्ग का जब वहाँ पे उदय हुआ तो वो लोग भी परिवर्तनों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन परिवर्तन इन द सेंस कि बहुत तेजी से नहीं, मैंने धीरे धीरे होना चाहिए। लेकिन रूस और ऑस्ट्रिया ये दो इतना बड़ा आप कह सकते हैं जियांट एम्पायर था, जिनके अंदर पॉपुलेशन के बीच डाइवर्सिटी अधिक थी। इनको था कि अगर हमारे यहाँ ऐसी विचारधाराओं का जन्म हो गया, प्रगतिशील विचारधाराएं आ गई, तो लोग टूट जाएंगे, हमारा शासन सत्ता पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगा। तो यही आपको यह बताना है। और जब दोनों ही लोगों में यूरोप के बीच ही यहाँ पे जब दरार उत्पन्न हो गई, तो 1822 के बाद से देखिए यहाँ पे जो कंसल्ट ऑफ यूरोप की जो बैठक होती थी, बैठक इन द सेंस कि जो भी यूरोप की समस्याएं होती थी उसको मिलजुल के निपटाया जाने का प्रयास किया जाता था। ये बैठक होना पूरी तरीके से बंद हो गया। आगे अब इससे क्या हुआ कि विद्रोहियों और जो भी क्रांतिकारियों ने, ठीक है, इससे क्या हुआ कि बिना कांग्रेस क्रमिक रूप में यहाँ पे भंग होती चली गई। जहाँ जहाँ विद्रोह होते गया, यूनान में भी ठीक है अच्छा खासा विद्रोह हुआ था। परंतु इसमें क्या हुआ कि यूरोपीय शक्तियाँ एकजुट नहीं हो पाई, और यूरोपीय शक्तियाँ एकजुट नहीं हुआ तो चाहे वो यूनान की बात करें, ऑस्ट्रिया में भी विद्रोह हुआ, फ्रांस में भी विद्रोह हुआ, और फाइनली जो बिना कांग्रेस के द्वारा इटली और जर्मनी को जो अलग अलग कई सारे क्षेत्रों में बांट दिया गया था, वहाँ पे जब एक प्रगतिशील विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिसको ऑलरेडी नेपोलियन ने ऑलरेडी वहाँ पे ठीक है कर दिया था, राष्ट्रवाद की विचारधारा। और उस उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के फलस्वरूप वहाँ पे जो मध्य वर्ग आया, उस मध्य वर्ग ने बिल्कुल ही उग्र राष्ट्रवाद के माध्यम से इटली और जर्मनी का एकीकरण करा दिया। इटली का एकीकरण हो गया, ठीक है, पीडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में। उसी तरीके से जर्मनी का एकीकरण हो गया पूरी तरीके से प्रशाकरण के नेतृत्व में। तो कुल मिला के यही सारी बातें हैं। अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ, देखिए इसको जितना आप शानदार तरीके से, हो सकता है कि आप कितने लोग देख रहे हैं, अब इन सारी बातों को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यदि सिर्फ एक PDF है आपको इसका, ठीक है, टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन हूबहू जब इसको छाप देंगे तो एक जो नयापन जो होगा वो चीज़ नहीं आपके अंदर आएगा। जो मैं बातें बोल रहा हूँ इस कंसेप्ट को आप, ठीक है, थोड़ा सा दूसरे वे में भी अप्लाई करके लिख सकते हैं अगर इस टॉपिक को आप लोगों ने अच्छा से पढ़ाई किया है। अदरवाइज मैं देखिए पीछे नहीं, मैंने इसके आगे ही चल रहा है पैरेलल, इसके पैरेलल वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेज भी चल रही है। ऑप्शनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखेंगे तो चीज़ें और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी ही आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का अब जो प्रश्न है, आप लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सीधी सी बात है। मेरा तो काम है यहाँ बताना, मैं आपको डेली डेली होमवर्क देता भी हूँ। आज का प्रश्न है, बिना कांग्रेस की उपलब्धियाँ और सीमाएं क्या थी, इसका मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पे जो भी उपलब्धि है इसको बता दीजिए, सीमाएं क्या थी ये भी बता दीजिए, और दोनों का आपको क्या कर देना है, पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट में इसका मूल्यांकन करके आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप करना है। हम लोग रिव्यू करके जो भी अपना फीडबैक होगा उसको देंगे, ठीक है। आपको भी लगेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, जो अगर आपने किसी पैराग्राफ में अच्छा लिखा है तो उसको हम मोटिवेट भी करते हैं। तो कोशिश कीजिए, लिख के भेजिए, तभी जाके आप पूरी तरीके से आंसर राइटिंग को लेके कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।